मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है आशीष वर्मा। और आशीष, लगातार कल अच्छी तेजी थी 2 दिन की गिरावट के बाद। आज भी लगातार यही था कि वो तेजी कंटिन्यू होगी, लेकिन ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने मिली। क्या ये कल एक्सपायरी में जो हम जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट है या फिर रीजन कुछ और है, कोई बड़ी बात है? क्योंकि मोदी जी की स्पीच के बाद ही ये गिरावट आई है। अगर आप कोरिलेट करना चाहे तो मोदी जी की स्पीच तो अगर वैसे ऐसा क्यों लगा था तीसरे दिन आपको आज तेजी होने वाली है? दूसरे दिन क्यों तेजी लग रही थी आपको? मुझे लगा था कल ही आपने कहा था ट्रेंड तो ऊपर है, ट्रेंड ऊपर है। कल ही कह के गए थे आप मार्केट का पंचनामा में। मतलब मैंने तो आपकी सुन ली। खराब क्या था? कुछ नहीं था, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तो मैं तो रिलेट कर रहा हूँ। ऊपर से अगर बाजार डर भी रहा था तो अगर नर्वस था तो मोदी की चीज में कुछ था ही नहीं। तो मोदी जी के बाजार का कोरिलेशन तो लाना, वर्ड ही लाना गलत है लॉजिकली। ठीक है, एक बात ध्यान रखें, भारतीय बाजार वैसे इस समय बहुत हैवी है और आज कुछ बिगड़ा नहीं है। कल तेजी की बात करी थी कि मोमेंटम इंटैक्ट नजर आ रहा है। आज भी आपने देखा होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट का उछाल और निफ्टी ऑलमोस्ट 11,550 तक के लेवल्स तक जाता हुआ नजर आया था। अब हो क्या रहा है, हम बहुत हैवी हैं इस बाजार में। निफ्टी 6%, मिड कैप 7%, बैंक निफ्टी इस सीरीज में 1 मार्च से अब तक 11%। इस तरह का मोमेंटम है और उस मोमेंटम के बीच में अगर 1/4 में दबाव दिखा रहा हूं 7% के उछाल के बाद, तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई बहुत ज्यादा नर्वस आने की बात हो गई। अब एक बात ध्यान रखें, लेकिन अब ये बाजार दिखा रहा है क्योंकि मैंने कहा था एक्सपायरी का इशू है। तो अब तक ये बाजार जो था ये ट्रेंडिंग मार्केट था। ट्रेंडिंग मार्केट मतलब लगातार तेजी, अच्छी बाइंग देखने को मिल रही थी। वहां से लग रहा है, जो आपने पिछले कुछ दिनों से देखा भी होगा, कल का सेशन भी एग्जाम्पल केस इन पॉइंट है, एकदम ट्रेंडिंग मार्केट। आखिरी के आधे घंटे 1 घंटे में गजब का मूव आया था। अब लग रहा है बाजार में जैसे आज अचानक क्या हुआ, एक समय ऐसा लगा कि किसी ने बास्केट सेलिंग करी, मुनाफा वसूली आई और खासतौर पे लाजी और बैंक निफ्टी में हमने देखा था पूरे गेन्स इरेज होते हुए नजर आए थे। फिर लो लेवल से वापस सुधरना शुरू हो गए हम तो, और इवेंचुअली तो बैंक निफ्टी 0.5% ऊपर ही जाके बंद हुआ है। तो कल के 600 पॉइंट के ऊपर आज फिर हमने देखा ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास के उछाल के साथ कामकाज होता हुआ। तो मुझे बहुत ज्यादा इश्यू इस समय बाजार में लग नहीं रहा है। दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ एक ट्रेंडिंग मार्केट जो शायद हम कुछ दिनों के लिए शायद एक कंसोलिडेशन मोड में साइडवेज मार्केट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। इससे ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। और एक बात ध्यान रखें, आज क्या हुआ, 11 इस एक्सपायरी कल है, 11,400 के लेवल्स पे सबसे तगड़ा पुट का बिल्डअप है, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और आज के लोज भी उसकी सैंक्टिटी मेंटेन कर रहे थे। 11,411 के लेवल्स के आसपास से शायद हम 11,413 के लेवल से आज हम घूमते हुए नजर आए। तो वो अब वो इंपॉर्टेंट हो गया रेफरेंस पॉइंट। मुझे लगता नहीं है आज के लोज को कल बाजार तोड़ता हुआ शायद नजर ना आए अंटिल ग्लोबली कोई दिक्कतें हों। ऊपर की तरफ 11,600 और 11,500 के कॉल पे तगड़ा बिल्डअप है। लेकिन आपने पिछले कई ट्रेडिंग सेशंस, कल का छोड़ दें उससे पहले कई ट्रेडिंग सेशन में आपने नोटिस करा होगा 11,550 के आसपास के जोन, 11,530, 40, 50, 60 इन जोन्स में जा जाके बाजार अटक रहा है कई बार। तो वो 11,550 ऊपर के लिए इमीडिएट टर्म की वो कैप है। जब मैं साइडवेज मूवमेंट की बात कर रहा हूँ एक ट्रेंडिंग मूवमेंट के बाद, तो शायद कुछ दिनों का वो साइडवेज मूवमेंट और होपफुली वो ट्रेंड वापस रिज्यूम होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए, ट्रेंड इंटैक्ट है, मतलब यही तो मैं कह रहा था कि मुझे आज भी लगा था कि वो ट्रेंड इंटैक्ट है। लेकिन चलिए ठीक है, चाय पे चर्चा चल रही है वहां पे मैं हूं नहीं, आशीष डायरेक्ट वहां से आ गए, मैंने बुला लिया मार्केट का पंचनामा करने के लिए। चलिए ठीक है आशीष, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और यहाँ डाबर पे काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं, एक तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों। सुहास मखदूम जो है वो पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए व्यू क्या है, 440 पे रहा है। और रामेंद्र सेंगर शॉर्ट टर्म पे भी पूछ रहे हैं, 419 पे लेके बैठे हैं। मुझे अभी भाव याद नहीं, मेरे ख्याल से इसी के आसपास कहीं ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक, 430 440 के आसपास। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू तो अगर आप 3-4 साल के आसपास का होराइजन लेके चलते तो ये कंपनी काफ़ी केपेक्स कर भी रही है, ठीक है, अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ा रही है और इनके प्रोडक्ट्स वैसे भी अच्छे हैं। एफएमसीजी जैसा स्पेस काफ़ी अच्छा लगता है। और एक HUL ब्रिटानिया छोड़ के अगर मैं किसी मिड कैप में जाना चाहूँ तो अगला नाम मेरे सामने आता है, वो है डाबर इमामी जैसे लोग। और डाबर केस इन पॉइंट काफ़ी बेटर पेडिग्री का स्टॉक है और फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अच्छी प्रेजेंस है। तो लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो तो लेके बने रहें, ये स्टॉक आपको रिटर्न जरूर कमा के देगा। लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू अगर लेना चाहे आशीष इसमें तो इशू ये है इस समय कि ग्रोथ ठंडी है और ये अच्छा, ये चाय पीने का मजा ना इस ऐसे ग्लास में आता है, तो मैंने रियलाइज किया। जहां तक डाबर की नियर टर्म की बात है, ध्यान है कि ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज हैं। दुग्गल साहब इस कंपनी के CEO थे, है ना, वो रिटायर होने के कगार पे खड़े, निकाल से 31 मार्च उनका लास्ट दिन है। और उससे पहले बड़े कैंडिड इंटरव्यूज दे रहे हैं जिसमें वो क्लियर कट कह रहे हैं भाई इम्पैक्ट तो है,
सिंगल डिजिट ग्रोथ मिल जाए काफी है, इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो नियर टर्म पेन है और ये मार्केट एक्नॉलेज कर रहा है। एफएमसीजी अच्छे बाजार में भी आपने देखा होगा इंडेक्स फ्लैटिश या लाल निशान के साथ कामकाज कर रहा है, तो वो थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ है इस समय। कंज्यूमर फेसिंग इंडस्ट्री, यही इशू ऑटोज के साथ है। कितनी भी बाजार में तेजी आ जाए, ऑटो इंडेक्स रोज लाल निशान के साथ ही कामकाज करता है। स्टॉक्स ऐसे में सुजुकी आज आउट परफॉर्म करेगा जिसका कोई वेटेज नहीं है, अदरवाइज सारे ऑटो स्टॉक देख लीजिए लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। तो नियर टर्म में ये पेन है, इसीलिए इस समय लोग ज्यादा बुलिश नहीं हो रहे। इस समय ज्यादा बुलिश कहां पे हो रहे लोग, वो सिक्लिकल्स में इवेंचुअली, अब सीमेंट स्पेस में आपने एक्यूमुलेशन आता हुआ देखा। आज हाईलाइट भी कर रहे थे किस तरह का स्ट्रॉन्ग रोल ओवर सीमेंट पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस ये लाइमलाइट में है और उस स्पेस में रही है जो सबसे ज्यादा चमक रही है इस समय। बैंक्स में आउट परफॉर्मेंस है। आज क्या हुआ, आज येस बैंक, आज इंडसइंड बैंक 5-6% का उठा, ओबीसी, एसबीआई, और ये वो इन दोनों बैंक में लीड थी। ओके, और ये दोनों क्यों चल रहे हैं इस बात को समझिए। बाकी सारे के सारे बैंक्स अपने ऑलमोस्ट ईयर हाइज, लाइफ हाइज के आसपास आके खड़े हो गए। यहीं पे रूम था और यही वो कैचअप रैली आप देख रहे हैं इन दोनों स्टॉक्स में, क्योंकि अंडर परफॉर्म कर रहे थे ऑफ लेट। और आज एक और पॉकेट आउट परफॉर्म करना शुरू हुई है। बैंक्स में जब थकावट शुरू हुई तो एनबीएफसीज में आउट परफॉर्मेंस आया। तो आप ये पॉकेट्स हैं जो इनको आपको रडार पर रखना चाहिए। डाबर नियर टर्म में पेन्स हैं सर, और वो मार्केट भी एक्नॉलेज करता है, दबाव के साथ कामकाज हो रहा है। तो नियर टर्म में बहुत ज्यादा जूस नहीं, और लॉन्ग टर्म में वरुण तो जो हाईलाइट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पेडिग्री का मैनेजमेंट, अच्छा बिजनेस, जाने जाते हैं इसके वो $1 बिलियन, वो क्या कौन से कहते हैं एफएमसीजी में ब्रांड्स जो बहुत बड़े हो जाते हैं, कौन से ब्रांड, करते सेक्टर जो भी है, वो तमाम जो पॉकेट्स हैं जो इनके ब्रांड जो है बहुत तगड़ा पोर्टफोलियो बन चुका है। तो इसे तो रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए आज तो कोई इशू है ही नहीं, है ना। चलिए ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, शॉर्ट टर्म में दूर रहिए दूसरे पॉकेट से जहाँ पैसे बना सकते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में अगला स्टॉक है एनबीसीसी, संतोष गौड़, 1000 शेयर 67 के रेट पे। तो इनकी बाइंग के आसपास ही है ना, क्योंकि अच्छी बहुत दिन से इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। नहीं, बहुत दिन से नहीं, लो लेवल से तो बहुत रिमार्केबल रिकवरी इस स्टॉक में देखने को मिली है। ये स्टॉक पहले बहुत पिटा था, उसके बाद रिकवरी आई थी और उसके बाद फिर से एक बाउंड ऑफ सेलिंग देखने को मिली है। अब लोअर लेवल से जब रिकवर हो रहा है तो लोगों का कन्विक्शन इस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनबीसीसी है तो अट्रैक्टिवली प्लेस्ड। एक ही इशू रहता है मुझे इस कंपनी के साथ, एक सरकारी कंपनी है तो हमेशा मैं इसे सिक्लिकल बेट के तौर पर ट्रीट करूंगा, दिल नहीं लगाऊंगा, पोर्टफोलियो में रखूंगा नहीं, लेकिन इन लेवल्स के आसपास अट्रैक्टिव है। ध्यान रखें, अब वो एग्जीक्यूशन पिकअप हो रहा है इस कंपनी का, इसीलिए वो स्टॉक लो लेवल से रिकवर कर रहा है। ऑर्डर बुक तो कहने के लिए 80-90 हजार करोड़ की थी, कोई इशू है ही नहीं ऑर्डर बुक के फ्रंट पे इस कंपनी को, पर ऑर्डर एग्जीक्यूशन पिकअप नहीं हो पा रहा था क्योंकि तमाम केस फंसे हुए थे सर। नारोजी नगर, और मैं तो दिल्ली की कॉलोनी से ज्यादा नाम जानता नहीं हूँ, आप लोग को याद होगा जो दिल्ली किडवई नगर, देखिए किडवई नगर, ये सब वो प्रोजेक्ट फंसे थे इसके। अब धीरे धीरे वहां पे रिलीफ मिल रहा है, कामकाज शुरू हो रहा है, तो एग्जीक्यूशन अब पिकअप होना शुरू हुआ है, इसीलिए स्टिल थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो रहा है इस कंपनी को लेकर। तो मुझे लगता है अभी तो रखना चाहिए ये। इवेंचुअली मैं काफियों के मुंह से सुन भी चुका हूँ और लग भी रहा है, ये जो आप 65 के आसपास के जोन्स में है अगर ये स्टॉक, तो मुझे लगता है ये इवेंचुअली 80 की तैयारी कर रहा है। ओके, तो ये अभी तो रखना चाहिए सर, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा बेंट। हाँ, ये शॉर्ट टर्म, ये बेटी मेरे लिए स्विंग प्ले के हिसाब से ज्यादा नहीं। चलिए ठीक है, स्विंग प्ले के हिसाब से। अगला सवाल, ये उन कंपनियों में से जिसने सरकारी होते भी बहुत कमा के दिया, उसके बाद गवाया भी है काफी, 140 के आसपास पहुंच चुका था, उस स्प्लिट या बोनस के बाद, उसके बाद आधा हो चुका है। सिक्लिकल ये सरकारी ऐसी ट्रेड होने पर। चलिए ठीक है, अगला सवाल तालिकान हुसैन, महिंद्रा एंड महिंद्रा 100 शेयर 705 के रेट पे लेके बैठे हैं। ऑटो सेक्टर पेन, ऑटो सेक्टर जेनरिक व्यू है मेरा। महिंद्रा मुझे बहुत बेहतरीन कंपनी लगती है, और सबसे अच्छा महिंद्रा में तो मुझे जो पेरेंटेज प्रमोटर है आनंद महिंद्रा साहब, और जो ग्रुप को चलाते हैं गजब के, और पवन गोयनका जो स्पेसिफिकली इस कंपनी को चलाने का काम करते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बहुत मार्की लीडरशिप है इस कंपनी की, कोई इशू नहीं है। कंपनी का जो धंधा है जिसमें ट्रैक्टर बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग पिकअप देखने को मिला था, उस बिजनेस में रियलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी के। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखें, ये जो अभी ये एसयूवीज और ये मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स का धंधा ठंडा पड़ा था, आम तौर पे ये हमेशा ध्यान रखें, जब आम चुनाव का समय आता है ये वापस मोमेंटम गेन करता है। ओके, ये क्योंकि सबसे ज्यादा गाड़ियां जो उठती हैं इलेक्शन रिलेटेड, मंत्री जो उठाते हैं, नेता जो उठाते हैं, या एमपी साहब जिनको टिकट मिला होता है, जिनको सबसे ज्यादा ये एमयूवीज उठाई जाती है, और ये ट्रेंड है जो बाजार जानता है। तो मुझे लगता है वैसे उसके स्वीट स्पॉट में। और मैं ऑटो के लिए पिछले कई दिनों से अलग अलग स्टॉक्स में ये कह चुका हूं कि आप लोग पेन पीरियड से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत पेन देखा है, इंडस्ट्री का स्लो डाउन देखा था, इवेंचुअली पिकअप होना चाहिए, इसलिए अब तो रखने का समय है। ये सवाल बन सकता था आज से 2-3 महीने पहले जब दिक्कतें शुरू हुई, और अब क्योंकि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि मई जून समय हो सकता है, मई जून को आप गिव और टेक अ मंथ और 2 कर लीजिए, लेकिन अब शायद वो पेन पीरियड खत्म होने का समय आ रहा है सर, इसलिए रखना चाहिए, अभी कोई घबराने वाली बात है नहीं। और अभी तो हमारे प्रिय राहुल जी ने 6,000 रुपए महीने की बात कर डाली है। हाँ, तो ये सब अगर मोदी जी 6,000 रुपए साल का देते, महीने का देंगे। हाँ, तो और हमारे नीरज वाजपेयी 1 लाख की बात कर रहे हैं।
तो सबके सब बात अब वो जो स्टेक्स है बढ़ते चले जा रहे हैं। बेसिकली सबके हाथ में स्पेंडिंग पावर आ रही है। लेकिन पूछना नहीं है कहाँ से आएंगे पैसे। ये ऐसा कहना है, ठीक है। अब ये कहाँ से आएंगे ऐसा है नहीं, वो जैसे शेर ने कहा था, नीरज जी नहीं जैसे शेर ने कहा था ना, अब शेर जंगल का राजा, सब जंगल के एनिमल्स को उसने कहा था कि ठंड में आप सबको इस बार ऊनी रजाई दूंगा, ऊनी कपड़े दूंगा। ओके। तो जंगल में बड़ी खुशी हुई सब। लेकिन जानवर ने पूछा शेर जी से कि आप दोगे कैसे, लेकिन तो शेर जी हंसे क्योंकि खाल तो उन्हीं की उधेड़नी थी जिसके बाद ये वही हाल है। इवेंचुअली हो ना, यही है। तो ये कोई भी कितना भी दे, लेकिन इसका फायदा रूरल स्पेंड पे पड़ना है। तो वैसे भी स्वीट स्पॉट पे। चलिए ठीक है, स्वीट स्पॉट में अगला सवाल। इंडसइंड बैंक, पुराजीत रॉय 60 शेयर 1625 के भाव पे मीडियम टर्म का आउटलुक पूछे कि मीडियम टर्म का आउटलुक क्या होगा। इंडसइंड बैंक आज जो चला है, और हालांकि लो लेवल से बहुत तगड़ी रिकवरी है। इफ आई एम नॉट मिस्टेक 1400-1500 के लेवल से चलना शुरू है, 1800 के लेवल के आसपास आके खड़ा हुआ है। लेकिन इंडसइंड बैंक जिस तरह की फेरोशियस रैली दिखा रहा है लो लेवल से, ये लग रहा है कि ये भी अपने हाईज लगाने की तैयारी में, या रिसेंट हाईज उस पीक्स को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपके पास है, मुझे लगता है रखना चाहिए। मुझे लगता है अपन दोनों बात ऐसे करें, मेरा माइक इस तरफ लगा हुआ है, उल्टा लगा हुआ है, आवाज मेरा सही है। आप तो इधर से पहुंच जाएगी मेरी आवाज भी। वैसे भी आपकी आवाज तेज है, पहुंच जाएगी। तो इंडसइंड बैंक रखने का है, मोमेंटम स्ट्रांग है, एंड होपफुली रीसेंट हाईज के आसपास स्टॉक पहुंचना चाहिए। ओके, क्योंकि अब वो दिख रहा है यस बैंक, इंडसइंड बैंक में जिस तरह की बाइंग है, देखने लायक है वो। ये तो है, लग रहा है फॉलो अप कंटिन्यू होगा इसका। ओके, चलिए एक और सवाल लेते हैं। सुजलॉन, इसके ऊपर कोई राय दे पाएंगे? 6.65 पे है प्रंजीत महांता का, 1000 शेयर लेके बैठे हैं। लेकिन 1000 शेयर तो 6 रुपए का ही तो है। हाँ वो तो है, लेकिन प्रॉब्लम यही है इन स्टॉक से, लोग समझते हैं कि नीचे आया ले लो फिर ऊपर जाएगा, तो ये ट्रेडिंग बेट के सिवाय कुछ हो नहीं सकता। नहीं, बीच में खबरें बहुत आई थी, तो ये 3-4 रुपए का माल 6 रुपए हो गया था। तो मुझे अगर इस फ्रेंजी में आपने ले लिया था तो आप फंसे हैं सर, क्योंकि खबरें तो ऐसी थी कि वो बिजनेस बेचने के लिए हो गया है, डेट रिडक्शन होगा, पर अब इस चीज में बहुत ज्यादा जूस बचा नहीं है। अब हो क्या रहा है, फंडामेंटली भी पता, खबरें आती ही नहीं है। कुछ आम का धंधा बेचा था अभी तो स्टॉक चला था, उसके बाद अब इससे वो अब तो एक तो सब एक्टिवली ट्रैक करना बंद कर चुके हैं। एक तो पेनी स्टॉक हो गया है, वो अभी भी वायदा में इसलिए चर्चा में आ जाता है, अदरवाइज तो पेनी स्टॉक हो चुका है। मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा जूस है। आपने कुछ स्पेसिफिक रीजन से एंट्री करी है, जो आपको कुछ खबर पड़ी हो, आपने पढ़ा हो तो बात अलग है। मैं इस पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट तो खत्म ही हुई कहानी, और ट्रेड भी अगर न्यूज ड्रिवन ट्रेड हो तो करें, जैसे कि वो रिलायंस एडीएजी ग्रुप में करा जाता है, तो इसमें करा जाता है। ये सब अब उसी तरह से इनको झेला जा सकता है। फंडामेंटली तो अब इनको कुछ कहने और करने के लिए रह नहीं गया, क्योंकि एक समय सुजलॉन ने उम्मीद बहुत जगाई थी कि क्वार्टरली नंबर्स आते थे, आपको याद होगा कि लगातार 8वां एबिटा पॉजिटिव क्वार्टर, लगातार 9वां एबिटा, सब लगातार। दिलीप संघवी जी ने ले लिया स्टेक, वो तो खैर 17 रुपए हुआ था, वो तो खैर उम्मीदें बहुत बड़ी थी, उसका रिजल्ट भी ठीक आया बीच में, लेकिन वो स्टॉक टिका नहीं है, कोई रेजोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, वो डेट बर्डन माउंट होता चला गया। और कहानी पूरी अब स्टोरी, और इसी की नहीं, आइनॉक्स विंड उठा लीजिए, या कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस की सबकी हालत खराब है, उठा ले आप, सब छोटी छोटी कंपनियां बर्बाद पड़ी हुई हैं, ओरिएंट ग्रीन और पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां थी, सब हालत खराब है। तो ट्रेडिंग बेट हो सकती है इनके ऊपर, फंडामेंटली कोई। मैं चाहूंगा इसे एग्जिट ही करें सर। चलिए एक आखिरी सवाल लेता हूं ऋषु सिंह का, HEG 2400, इसका रिव्यू चाहती हैं। 2400 शेयर है कि 2400 पे लिया होगा, बट ऑब्वियस है। तो क्या करना चाहिए अब? तो इसका वो जो बायबैक था वो भी खत्म हो गया, पता नहीं आपने सरेंडर करें नहीं करें। मैम शेयर बहुत जरूरी था उस पर सरेंडर करना। वो बायबैक का प्राइस था 5500 रुपए, आपकी बाइंग थी 2400 रुपए की, स्टॉक का भाव चल रहा है 2100-2200 रुपए के आसपास। मैंने आज अभी तो नहीं देखा टिक, लास्ट जो मेरे जहन में वो 2100-2200 रुपए के आसपास का है। सीधे सरेंडर करना था मैम शेयर। एक्सेप्टेंस जितना भी होता, जितने भी शेयर एक्सेप्ट होते, आपकी जो बाकी का कॉस्ट था वो रिड्यूस होती चली जाती, तो आप फिर भी होल्ड कर लेते। अब इसकी स्टोरी HEG की जो है वो खत्म होने की कगार पे खड़ी है, क्योंकि HEG ग्रेफाइट आपने देखा होगा, अब स्टीक ने जितना जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स घुसे थे उन्होंने तगड़ी मुनाफा वसूली करी है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 4900 के लेवल से करेक्ट होना शुरू हुआ था, और हम रिटेल एंड में रह गए इन स्टॉक्स में। तो अगर इसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी निकलती है, दिखती है, बाइंग आती है, मेटल, अभी तो मेटल दबाव में ही चल रहे हैं, प्रेशर ही देखने को मिल रहा है, मेटल से हालात सुधरे तो मुझे लगता है इससे एग्जिट करने का। अब इसमें ज्यादा जूस रह नहीं गया, अब बायबैक था वो आप मिस आउट कर गए अगर आपने सरेंडर नहीं करें। चलिए एग्जिट करने का अच्छा मौका था, अब शायद वो मौका ना मिले। चलिए ठीक है, अब सवाल जवाब का सिलसिला बंद करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। कल आपके साथ फिर इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, नमस्कार।